Good evening, all of you, and you are most welcome once again on my YouTube channel JM Rank Booster। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube आपके अपने YouTube चैनल JM Rank Booster पर। और आशा करता हूं कि आप सब अपने अध्ययन को अच्छे से कर पा रहे होंगे और आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी आप अपने अनुरूप या उसके सिलेबस के अनुरूप कर पा रहे होंगे। तो किन्हीं कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से और बाकी अन्य कारणों से लंबे समय से क्लास नहीं हुई है, लेकिन अब क्लासेस लगातार रहेगी। तो आज से हम अपनी क्लास को लगातार रखेंगे। तो आइए आज हम देख लेते हैं अपने फिर उसी विषय को, यानी राज व्यवस्था को, यानी पॉलिटी को। तो जैसा कि हमने देखा था और समझा था कि राज व्यवस्था यानी उन नियमों, प्रक्रिया और सिद्धांतों का अध्ययन है जिसके द्वारा किसी देश या राज्य का शासन चलाया जाता है। तो उसी क्रम में हम अपने अध्ययन को आज आगे बढ़ाएंगे। तो वो राज व्यवस्था उन नियमों, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का अध्ययन है जिसके द्वारा किसी देश या राज्य का शासन चलाया जाता है। तो जब हम बात भारत की करते हैं यानी इंडिया की करते हैं तो हमारे दिमाग में एक वही कॉन्सेप्ट आता है कि भारत की व्यवस्था किन सिद्धांतों पर या किन नियमों पर चलाई जाता होगा। तो ऐसे में एक संविधान का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है कि भारत का एक संविधान है, एक लिखित संविधान है, और उसमें जो उपवन दिए गए हैं यानी उसमें जो नियम और कानून दिए गए हैं, जो अनुच्छेद दिए गए हैं, यानी उनके तहत हम भारत के शासन को चलाएंगे। लेकिन जब बात उस संविधान की होती है तो कहीं ना कहीं हमारी सोच ये भी आती है कि हमें एक संविधान की आवश्यकता क्यों महसूस होती है, क्यों हमने एक संविधान बनाया और वो संविधान आखिर बना कैसे होगा। तो जब हम उन चीजों को देखते हैं तो हमें पहले ये चीज आती है कि कहीं ना कहीं हमारे संविधान के बनने की, यानी संविधान के पनपने की कोई कहानी होगी, यानी उसकी कोई ना कोई उसका भी इतिहास रहा होगा। तो ऐसे में हमने पहले अपने भारत के संविधान के उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझा और जाना। हमने अपनी लगभग पिछली 15 क्लासों में उस संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अच्छे से एक एक करके बहुत बारीकियों से उसका अध्ययन किया। तो आज हमने उसको एक एक चीज करके बारी बारी से कि कैसे भारत में एक कंपनी, ब्रिटिश कंपनी आती है और वो कैसे भारत में अपने शासन की नींव रखती है और कैसे बारी बारी से भारत पर अनेक कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे जाते हैं। लेकिन आखिरकार हमें 15 अगस्त 1947 को उस ब्रिटिश सरकार से आज़ादी मिलती है और भारत में एक संविधान बनता है, और उस पूरे क्रम को हमने स्टेप टू स्टेप अभी तक समझा है। और जब हमने संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया तो हमने देखा कि हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी किस प्रकार की हमारे देश में शासन व्यवस्था है, किस प्रकार की नागरिकता है, कैसा हमारा संविधान है, कौन कौन सी चीजें लगभग किस देश से ली गई है। यानी हमारा जो संविधान बना वो एक बहुत बड़े अध्ययन के बाद हमारी संविधान सभा ने अनेकों देशों का अध्ययन करके हमारे संविधान को बनाया है। तो वो सब हमने अभी तक डिस्कस किया था और लास्ट क्लास में हमने संविधान को पढ़ना शुरू हुई किया था। तो हमने संविधान का भाग 1 का लगभग अध्ययन किया था। लेकिन आज हम एक बार और उस संविधान के भाग 1 पर थोड़ी हल्की नजर डालेंगे और फिर अपने अध्ययन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान का भाग 1, जैसे कि हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यानी आपको इससे ये मालूम कम से कम पड़ रहा होगा कि भारत जो है वो कहीं ना कहीं संघ और राज्य क्षेत्रों में बटा हुआ है। लेकिन हमारा संविधान संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में क्या कहता है, तो जैसे कि हमने अनुच्छेद की परिभाषा में समझा कि अनुच्छेद संविधान का वह विशिष्ट प्रावधान होता है जो किसी विशेष विषय से संबंधित उपबंधों को बताता है। यानी उस विशेष विषय में हमारा संविधान क्या कहता है वो हमारे अनुच्छेद व्याख्या करते हैं। तो हम देखेंगे कि संविधान और उसका भाग नंबर
1। तो जब भाग नंबर 1 की बात आती है तो हम देखेंगे कि संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। यानी आपको ये अच्छे से याद रखना है कि हमारे संविधान का भाग नंबर 1 अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है और वह किसके बारे में बताता है? वह संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। और फिर आप देखेंगे कि अनुच्छेद 1 के अनुसार, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो आपको यह याद रखना है कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, ये दोनों शब्द आपको याद रखने हैं। यानी अनुच्छेद भारत को, हमारे देश के नाम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है अनुच्छेद 1? वो कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसी तरीके से आप देखेंगे कि भारतीय परिसंघ राज्यों के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। यानी ये संघ और राज्य अपने आप में समझौता करके नहीं बने हुए हैं, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के लिए, यानी इतने एक बड़े भूभाग का प्रशासन अच्छे से चलाया जा सके, इसीलिए हमने इस पूरे भारत या परिसंघ को राज्यों में क्या है, बांटा हुआ है। और वो राज्य और संघ के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है कि राज्य और संघ जैसी व्यवस्था वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। और राज्यों को संघ से अलग होने का भी कोई अधिकार नहीं है। प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को राज्यों में बांटा जा सकता है, प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को राज्यों में बांटा जा सकता है। और वो राज्यों को किसी भी प्रकार स्वेच्छा से संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। कोई राज्य स्वतंत्र नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरा देश एक अखंड भारत है, एक अखंड इकाई है। अनुसूची 1 भारत के राज्य और उसके राज्य क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करती है। अनुसूची 1 भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करती है। अब आपको मैंने ये पहले क्लास में मैं बता चुका हूं कि अनुसूची यानी उसमें विषय को रखा गया है। ऐसे ही हमने कहा कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, तो अलग अलग अनुसूचियों में संविधान के अलग अलग विषयों को रखा गया है। तो यहां हम डिस्कस कर रहे हैं अनुसूची 1, यानी अनुसूची 1 में भारत के राज्य और उसके राज्य क्षेत्र को विनिर्दिष्ट किया गया है। और भारत के राज्य क्षेत्रों में, यानी अनुसूची 1 कहती है कि भारत के राज्य क्षेत्रों में राज्यों के राज्य क्षेत्र और अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र तथा ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए सम्मिलित हैं। यानी अनुसूची 1 में क्या क्या सम्मिलित है? राज्यों के राज्य क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी, और ऐसे राज्य क्षेत्र जो भविष्य में अर्जित किए जाएंगे वो इसमें अनुसूची 1 में क्या है? सम्मिलित होंगे या सम्मिलित है। सम्मिलित कौन से होंगे? जो अर्जित किए जाएंगे, और बाकी जो वर्तमान में है वो क्या है? वो अभी से अनुसूची 1 में उनको स्थान दिया गया है। और जब हम कोई नया स्थान अर्जित करेंगे, कोई नया राज्य बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसको भी हम सम्मिलित करेंगे अनुसूची 1 में। अनुसूची 1 में उसको हम सम्मिलित करेंगे, यानी उसको अनुसूची 1 में भी क्या है? सम्मिलित किया जाएगा। वर्तमान में भारतीय संघ में कुल 28 राज्य, वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र है। वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। और ये 28 राज्य कैसे बने, कब कब बने, ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप देखेंगे कि अनुसूची 1 में राज्य और राज्य क्षेत्र और दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, और जो भविष्य में अर्जित किए जाएंगे वो अनुसूचित 1 में उन राज्यों को शामिल किया जाएगा। यानी आप अनुसूची 1
आप समझ गए हैं कि अनुसूची 1 में नए जो हमारे राज्य हैं उनको और संघ राज्य क्षेत्रों को और जो नए अर्जित किए जाएंगे उनको रखा जाएगा। और अभी 28 राज्य तथा 8 संघ राज्य क्षेत्र है। और इसी प्रकार भाग 1 को आप पहले से ही समझ चुके हैं कि अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक संविधान का भाग नंबर 1 है। तो अब देखेंगे अनुच्छेद 2। आपने अनुच्छेद 1 को समझा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा और जहां राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। यह संघ और राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, वो एक अखंड इकाई के रूप में है। केवल और केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए हमने इस भारत को राज्यों में और संघ में विभाजित किया हुआ है। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा यानी बाईलो यानी कानून बना करके ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, यानी ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन को जिसको वो ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। और ऐसा आप देखेंगे कि सिक्किम 1975 में भारत का राज्य बनता है। और सिक्किम एक ऐसा उदाहरण है कि सिक्किम भारतीय क्षेत्र के अंदर पहले से क्या है, पहले से वो भारतीय भूभाग का हिस्सा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं भारत का राज्य नहीं था। भारत के राज्य के रूप में उसको विनिर्दिष्ट पहली अनुसूची में नहीं किया गया था। तो 1975 में सिक्किम में एक जनमत संग्रह होता है और वहां की अधिकांश लगभग 100% यानी आप देखेंगे कि 99%, कहीं कहीं 97 और कहीं कहीं 99% लोगों ने वोट किया कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, हम भारतीय भूभाग में हम भारतीय संविधान को अपनाना चाहते हैं, यानी समस्त हम भारत का एक राज्य बनना चाहते हैं। इस पक्ष में वहां की जनता ने वोट किया। और इससे पहले वो एक राजशाही होता था, वहां एक राजा का शासन चलता था। यानी 1975 से पहले सिक्किम भारत का राज्य नहीं था, उससे पहले वहां राजशाही का शासन चलता था, राजाओं का शासन चलता था। लेकिन 1975 में वो भारत का राज्य बनता है। पहले यह भारत का हिस्सा नहीं था, बाद में यह शामिल होता है और नए राज्य की स्थापना होती है। जब भारत के अधिकार में कोई नया क्षेत्र आता है उसे राज्य बनाया जाता है। यानी आप देखेंगे कि सिक्किम इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण है। यानी नए राज्यों का प्रवेश की जब हम बात करते हैं तो सिक्किम पहले से भारतीय भूभाग के अंदर पहले से है, लेकिन जब हम स्थापना की बात करते हैं तो जब भारत के अधिकार में कोई नया क्षेत्र आता है तो उसे राज्य बनाया जाता है। यानी यहां आप देखेंगे स्थापना और प्रवेश में जो अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, जब हम प्रवेश की बात करते हैं तो उसका सिक्किम एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है कि जो कि भारतीय भूभाग में पहले से था, लेकिन उसका प्रवेश भारत के संविधान में एक राज्य के रूप में होता है। लेकिन जब हम स्थापना की बात करते हैं, एक नई एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो जब भारत में कोई नया भूभाग मिलाया जाएगा, नया क्षेत्र मिलाया जाएगा, तब हम एक नए राज्य की स्थापना की बात करते हैं। आप देखेंगे कि सिक्किम के भारत में शामिल होने से पहले वहां चोंगयाल नामक राजा का शासन था। चोंगयाल सिक्किम के राजा को कहा जाता था और अंतिम चोंगयाल पालडेन थोंडुप नामग्याल वहां के अंतिम क्या थे, वहां के राजा थे। इनके शासनकाल में 1975 में जनमत संग्रह हुआ और जनमत संग्रह में जनता ने भारत में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया। जनमत संग्रह में वहां की जनता ने भारत में शामिल होने के लिए वोट दिया। और फिर होता है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम
35वां संविधान संशोधन 1974 और सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य एसोसिएट का दर्जा दिया जाता है। इस संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 2A को जोड़ा जाता है। इस संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 2A को जोड़ा जाता है और इसी के साथ साथ 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा जाता है। अब आप कहेंगे कि 10वीं अनुसूची तो दल बदल से संबंधित है, लेकिन आप कह रहे हैं कि संविधान इसी संशोधन द्वारा यानी 35वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा जाता है। तो आप देखेंगे कि इस 35वें संविधान संशोधन में जब सिक्किम को भारत के सहयोगी राज्य का दर्जा दिया जाता है, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया जाता है, तो हमारे संविधान में कुछ अमेंडमेंट होते हैं, कुछ संशोधन होते हैं और उन संशोधन में इसी संशोधन में 35वें संशोधन में अनुच्छेद 2A जोड़ा जाता है और 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। लेकिन आप देखेंगे अभी आगे जब 36वां संविधान संशोधन होगा और सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, तब इस 10वीं अनुसूची को भी समाप्त कर दिया जाएगा और फिर आगे जाकर के 10वीं नई अनुसूची जब जोड़ी जाएगी वो एक दल बदल कानून के रूप में भारतीय संविधान में जोड़ी जाएगी। यानी आप कहेंगे कि 35वें संविधान संशोधन में इस अनुसूची को और अनुच्छेद 2A को जोड़ा जाता है, लेकिन अगले ही संशोधन में यानी 36वें संविधान संशोधन में इन दोनों को यानी अनुच्छेद 2A और अनुसूची 10 दोनों को समाप्त कर दिया जाता है। यानी वो झट से आते हैं और फट से जाते हैं। सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य बनाया गया। सिक्किम को भारतीय संसद में सीमित प्रतिनिधित्व दिया जाता है और फिर आता है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया जाता है। सिक्किम को यानी आप कहेंगे कि 35वां संविधान संशोधन सिक्किम को एक सहयोगी राज्य का दर्जा देता है, जबकि पूर्ण राज्य का दर्जा 35वें संविधान संशोधन में नहीं दिया जाता है और सीमित प्रतिनिधित्व भी उसको संसद में दिया जाता है। लेकिन जब 36वां संविधान संशोधन होता है तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का यानी एक फुल स्टेट का दर्जा दिया जाता है और इस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य, इस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया जाता है। संविधान में अनुच्छेद 371F जोड़ा जाता है जिसमें सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं और अनुच्छेद 2A और 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल को हटा दिया जाता है जो 35वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में 37वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है और एक नया अनुच्छेद 371F संविधान में जोड़ा जाता है जिसमें सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। और जो 35वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 2F और 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल को जोड़ा जाता है, उसी को 36वें संविधान संशोधन में क्या है, समाप्त कर दिया जाता है। तो अब देखेंगे अनुच्छेद 3। तो जब अनुच्छेद 3 की बात करते हैं तो हम देखेंगे भारत के संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा। आप देखेंगे यहां संसद को कहा गया है कि आपको राइट्स है कि आप नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना, नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, ये सब कर तो सकते हैं, लेकिन आप ये सब कानून के दायरे में करेंगे, कानून बना करके करेंगे। यानी सभी प्रतिनिधित्व अपनी अपनी जनता के सभी प्रतिनिधि अपनी अपनी बात को रखेंगे। यानी एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो सहमति के आधारों पर ही होगा। आप उसको किसी सीमित शक्तियों में बांध करके ऐसा नहीं कर सकते। यानी अपनी मर्जी से संसद ऐसा नहीं कर सकती, वो विधि द्वारा कानून बना करके होगा।
किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके दो या अधिक राज्यों को, राज्य के भागों को मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर करके, तो जैसे कि आपने अभी लेटेस्ट, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आपने आंध्रा से तेलंगाना को अलग होते हुए देखा होगा कि एक राज्य में से उसी के राज्य क्षेत्र को अलग करके एक दूसरा स्टेट बना दिया जाता है। तो एक किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्य के भागों को मिलाकर के एक नया राज्य बना देना, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र के भाग के साथ मिला करके नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। यानी संसद किसी एक राज्य को दो अलग अलग राज्यों में, बड़ा होने पर दो अलग राज्यों में बांट सकती है। और इसका एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण, जैसे मैंने बताया कि आंध्रा और तेलंगाना, ऐसे ही आपने पूर्व में भी, उससे पूर्व की ओर ज्यादा बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का बनना, एमपी से छत्तीसगढ़ का बनना, बिहार से झारखंड का बनना, इसी क्रम में बहुत सारे स्टेटों का निर्माण हुआ है। तो संसद किसी राज्य का राज्य क्षेत्र बढ़ा सकेगी, यानी किसी राज्य के राज्य क्षेत्र को संसद कानून बना करके बढ़ा सकती है, घटा सकती है, या फिर क्षेत्र को वो घटा सकती है, या किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। संसद कानून बना करके किसी राज्य के राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, या फिर कहे कि उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। और संसद किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। लेकिन ये सब कैसे कर सकती है कि संविधान के दायरे में रहकर अनुच्छेद 3 के द्वारा एक कानून बना करके संसद ऐसा कर सकती है। यानी आप कहेंगे कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने की जो शक्ति है वो संसद को दी गई है, लेकिन कानून बना करके संसद ऐसा कर सकती है। तो आपने देखा कि अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण और उनकी सीमाओं में परिवर्तन, उनके नामों में परिवर्तन, यानी वो राज्यों का राज्य क्षेत्र घटा सकती है, बढ़ा सकती है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, और तो और उनके नामों को भी चेंज कर सकती है। और आप देखेंगे अनुच्छेद 4 अभी हम देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं संविधान के भाग 1 का, संविधान का भाग 1 जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक है। और अनुच्छेद 1 हमने समझा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इसी प्रकार हमने अनुच्छेद 2 को देखा, और अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और प्रवेश के रूप में हमने देखा कि कैसे सिक्किम भारत का राज्य बनता है, 22वें राज्य के रूप में सिक्किम भारत में शामिल होता है, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। और फिर हमने देखा कि हमारी संसद को शक्ति दी गई है कि वो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उनके क्षेत्रों को बढ़ा सकती है, क्षेत्रों को घटा सकती है, उन राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, और कैसे संसद कानून बना करके किसी राज्य के नाम को भी बदल सकती है। और ये सब शक्तियां, ये सब पावर हमारी संसद को हमारा संविधान देता है। और हमें हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 3 ये कहता है। अब देखेंगे आर्टिकल नंबर 4 या अनुच्छेद नंबर 4। तो अनुच्छेद नंबर 4 आप देखेंगे कि पहली अनुसूची, और पहली अनुसूची को हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी पहली अनुसूची में क्या दिया गया है, राज्य और उनके क्षेत्र, और संघ राज्य क्षेत्र, और जो स्थान यानी जो भूभाग अर्जित किए जाएंगे वो भी क्या है, पहली अनुसूची में शामिल होंगे। अब हम बात करते हैं, जब हमने देखा कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना या नए राज्यों के निर्माण की जब हम बात करते हैं, तो हम देखेंगे कि अनुच्छेद 4 अब क्या कहता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन
तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और परिणामी विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अब आप देखेंगे कि ये सब क्या है। यानी हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 4 है वो कहता है कि जब आप अनुच्छेद 2 का मतलब नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, और अनुच्छेद 3 के तहत कोई भी कार्य हमारी संसद करेगी तो वो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और परिणामी विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। यानी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में भी कहीं ना कहीं उस संशोधन जो होंगे वो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जब कोई संशोधन, अनुच्छेद और 2 और 3 के तहत जब कोई नया राज्य का प्रवेश या स्थापना होगी या नए राज्य का निर्माण होगा तो उसी के अनुपूरक पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में भी अमेंडमेंट होगा। और आप पहली अनुसूची को तो देख चुके हैं, लेकिन आप देखेंगे कि चौथी अनुसूची में ऐसा क्या है कि उसमें भी संशोधन होगा। तो आप देखेंगे कि चौथी अनुसूची में राज्यों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें आवंटित की गई है वो संविधान की अनुसूची 4 में आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप नए राज्यों का निर्माण करेंगे, स्थापना करेंगे, नए राज्यों का प्रवेश होगा तो कहीं ना कहीं जो नया राज्य बनेगा उसको अनुसूची 4 में, यानी जहां बताया गया है कि किस राज्य के लिए राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं वहां भी संशोधन होगा ही। और पहली अनुसूची में जहां राज्य और संघ शासित क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट किया गया है तो वहां भी कहीं ना कहीं उस नए राज्य का प्रवेश, जो हम नया राज्य बनाएंगे, स्थापना करेंगे, उसको विनिर्दिष्ट किया जाएगा। तो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अधीन बनाई गई जो भी विधियां होगी वो पहली और चौथी अनुसूची में भी उसी के अनुसार उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा, यानी संशोधन किया जाएगा। अनुच्छेद 4 के अनुसार जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 के तहत नया राज्य बनाती है या राज्य की सीमा या उसका नाम बदलती है तो वह कानून बनाकर अनुसूची 1 संघ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सूची में संशोधन कर सकती है। यानी अनुच्छेद 4 जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी संसद को वो शक्ति देता है कि जब हमारी संसद अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई कार्य करेगी या उसके अधीन कोई विधि बनाएगी तो वो अनुसूची 1 में भी क्या है, संशोधन कर सकती है। और इसी प्रकार अनुसूची 4 में जो कि राज्यसभा में सीटों का वितरण में भी संशोधन कर सकती है और अन्य आवश्यक पूरक और संबंधित परिवर्तन भी कर सकती है। यानी ये अनुच्छेद 4 हमारी संसद को शक्ति देता है कि वो जब 2 और 3 अनुच्छेद के तहत कोई नई विधि बनाएगी तो वो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी संशोधन कर सकती है और इसके अलावा अन्य आवश्यक पूरक और संबंधित परिवर्तन भी कर सकती है। तो इस प्रकार से आपने संविधान के भाग 1 को समझा कि हमारे संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4, और आपने इन चारों अनुच्छेदों को एक एक करके अच्छे से समझा होगा। और एक बार फिर रिवाइज करेंगे कि अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश, जिसका सिक्किम एक उदाहरण है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी जो कोई नया भूभाग भारत में मिलाया जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वो स्थापना होगी। और भारतीय भूभाग के अंदर पहले से कोई स्थान अगर है और वहां किसी राजशाही का शासन था, जैसे कि हमने सिक्किम के बारे में समझा, तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और अनुच्छेद 3 की नए राज्यों का निर्माण,
या उनकी सीमाओं में परिवर्तन, उनके क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन हमारी संसद विधि बनाकर कर सकती है। और फिर हमने अब देखा अनुच्छेद नंबर 4 कि हमारा संविधान संसद को यह शक्ति देता है कि वो जब कोई विधि बनाएगी, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई विधि बनाएगी, तो वो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी क्या है, आवश्यक परिवर्तन कर सकती है, और अन्य कुछ जो वो समझे, अन्य कुछ आवश्यक परिवर्तन भी वह कर सकती है। तो आप देखेंगे कि तेलंगाना राज्य बनने पर 2014 अनुसूची 1 में तेलंगाना का नाम जोड़ा जाता है। अनुसूची 1 में तेलंगाना का नाम जोड़ा जाता है। ये हम अनुसूची 1 में पहले से ही देख चुके हैं कि अनुसूची 1 में राज्य एवं राज्य क्षेत्रों और संघ राज्य क्षेत्रों और जो नए स्थान अर्जित किए जाएंगे उनके नाम शामिल होंगे। तो जब तेलंगाना नया राज्य बनता है तो कहीं ना कहीं उसका नाम अनुसूची 1 में जोड़ा जाता है। इसी प्रकार अनुसूची 4 में राज्यसभा सीटों में बदलाव किया जाता है, यह अनुच्छेद 4 के तहत होता है। यह सब किसके तहत होता है? यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 4 के तहत सब होता है। फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट तेलंगाना 2014 Telangana's name was added to Scheduled 1 and Scheduled 4 amendment the राज्य सभा सीट अंडर आर्टिकल 4। यानी जो तेलंगाना बनता है तो उसका नाम अनुसूची 1 में और अनुसूची 4 में भी परिवर्तन किया जाता है, उसको राज्यसभा में भी सीटों का आवंटन किया जाता है। यानी ये दोनों परिवर्तन किए जाते हैं और ये सब होता है आर्टिकल नंबर 4 के तहत। ये सब होता है आर्टिकल नंबर 4 के तहत। अब देखेंगे भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो जब हम संविधान को पढ़ते हैं या संविधान सभा को देखते हैं तो कहीं ना कहीं, जैसे कि हमने संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखा कि किस प्रकार मुस्लिम लीग एक अलग राष्ट्र की मांग करती है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो या फिर भाषा के नाम पर हो, तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा हमारी संविधान सभा को पहले से था कि इन फ्यूचर कोई भी राज्य भाषा के आधार पर एक नए राज्य की मांग कर सकता है। तो इसी को हम देखेंगे, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, यानी कैसे राज्यों का पुनर्गठन होता है और वो इस बात पर होता है, भाषा को बोलने के बहुमत के आधार पर होता है कि किस भाषा को बोलने वाले व्यक्ति, किस भाषा को बोलने वाले व्यक्तियों का किन क्षेत्रों में बहुमत है, यानी किन क्षेत्रों में वो लोग, किसी एक विशेष भाषा को बोलने वाले लोग ज्यादा है, और कैसे एक आवाज उठती है कि हमें एक नया राज्य हमारे लिए बनाओ। तो आप देखेंगे कि संविधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947, यानी ये वो दौर है जब हमारी संविधान सभा संविधान को बनाने में लगी हुई थी। ये वो दौर था जब हमारी संविधान सभा संविधान को बनाने में लगी हुई थी, यानी हमारा संविधान अभी बनकर तैयार नहीं हुआ था। लेकिन आप देखेंगे बात हो रही है 27 नवंबर 1947 की, यानी भारत को आजाद हुए अभी लगभग 3 महीने ही हुए थे। तो 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया जाता है, यानी एक आयोग बनाया जाता है कि वो भाषाई आधार पर राज्यों के लिए कि भाषाई आधार पर कि भाषा के आधार पर राज्य कैसे गठित हो, इसके लिए एक आयोग का गठन किया जाता है और उसके अध्यक्ष होते हैं एस के धर, जो कि न्यायमूर्ति होते हैं, यानी जुडिशरी से संबंधित होते हैं। उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जाता है और 10 दिसंबर 1948 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषा की जगह प्रशासनिक ये आयोग अपनी रिपोर्ट देता है और वो कहता है कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है। उसको अगर हम प्रशासनिक तरीके से
या फिर कहे भौगोलिक रूप से एवं वित्तीय एवं विकास की सुविधा के आधार पर अगर हम राज्यों का पुनर्गठन करें तो वो ज्यादा क्या होगा, सही होगा। तो वो जो आयोग बनता है, जो हमारी संविधान सभा यानी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो एस.के. धर की अध्यक्षता में आयोग बनाया जाता है कि भाषाई आधार पर क्या राज्यों का गठन होना चाहिए, तो वो आयोग जब अपनी रिपोर्ट देता है, आयोग कहता है कि भाषाई आधार पर राज्यों को नहीं बनाया जाना चाहिए। और आयोग का मानना था कि अगर भाषा के आधार पर आप राज्यों को बनाएंगे तो नए नए राज्यों की मांग उठेगी, कल कोई और मांग उठाएगा, परसों कोई और मांग उठाएगा, यानी भारत बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाएगा। तो आयोग ने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन बिल्कुल भी सही नहीं है। राज्यों का गठन केवल और केवल प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय एवं विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन होना चाहिए। यानी ऐसा सुझाव दिया जाता है आयोग के द्वारा कि राज्यों का जो गठन है वो प्रशासनिक और भौगोलिक और विकास की सुविधाओं के आधार पर होना चाहिए। और फिर जो कांग्रेस कार्य समिति होती है ने भी राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में 3 सदस्य, कांग्रेस कार्य समिति ने भी एक नई समिति का गठन करती है और उसमें 3 सदस्य होते हैं। और वो भी इसको देखते हुए, इस रिपोर्ट को देखते हुए कांग्रेस कार्य समिति ने भी राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में 3 सदस्य समिति गठित की जाती है और जिसके सदस्य होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया। और फिर ये समिति भी अपनी रिपोर्ट देती है और ये भी उस बात को नकार देती है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। यानी 1 अप्रैल 1949 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करती है। यानी ये वो समिति जो कांग्रेस कार्य समिति द्वारा बनाई जाती है, गठित की जाती है कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, उसको ये 3 सदस्य समिति भी जिसके सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया थे, वो भी इस बात का विरोध करती है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि एस.के. धर रिपोर्ट के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन भौगोलिक, प्रशासनिक और विकास की सुविधाओं के आधार पर, वित्तीय सुविधाओं के आधार पर होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये रिपोर्ट आने के बाद भाषा के आधार पर अलग राज्यों के गठन की मांग का समर्थन करते हुए, यानी भाषा के आधार पर राज्य बने, इसका समर्थन करते हुए पोटी श्री रामालू ने आमरण अनशन आरंभ कर दिया। पोटी श्री रामालू ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया और एक लंबे अनशन के बाद, एक लंबे लगभग 56 दिनों के अनशन के बाद उनकी मौत हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है और एक बड़ा विरोध होता है। और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा करते हैं। यानी पहले एक समिति बनाई जाती है हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, एस.के. धर, न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्य आयोग का गठन किया जाता है। लेकिन वो आयोग अपनी रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट में कहता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय और विकास सुविधाओं के अनुसार राज्यों का गठन होना चाहिए। और इसी को देखते हुए फिर कांग्रेस कार्य समिति भी एक नई समिति बनाती है और जिसके सदस्य होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल तथा पटाभी सीतारमैया। वो 3 सदस्य समिति होती है, लेकिन वो भी अपनी रिपोर्ट बिल्कुल एस.के. धर आयोग के जैसे ही देती है और वो भी ये कहती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं
होना चाहिए। तो इन दोनों रिपोर्टों को देखते हुए आंध्रा में एक व्यक्ति आंध्र तेलुगु भाषी क्षेत्र में एक व्यक्ति श्री पोटी श्री रामलू आमरण अनशन आराम कर देते हैं और लगभग 56 दिनों के बाद उनकी मौत हो जाती है। और उनकी मौत के बाद वहां एक बड़ा विरोध देखने को मिलता है और उस विरोध के फलस्वरूप हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा करते हैं। और इस प्रकार से 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बनता है। आंध्र प्रदेश इसी आधार पर यानी भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश बनता है। और 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्य अन्य सदस्य के एम पनिकर तथा हृदयनाथ कुंजरू। ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है और अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था। तो आप दोबारा देखेंगे कि 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली, या आप कह सकते हैं इसको कई बार आप बुक में देखेंगे कि ये फजल अली आयोग के नाम से भी इसको देखते हैं, लेकिन ये रियल में राज्य पुनर्गठन आयोग है। तो आप कहेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्य है, जिसके 2 अन्य सदस्य के एम पनिकर तथा हृदयनाथ कुंजरू थे के रूप में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया जाता है। और आयोग 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप देता है और इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया जाता है। एक आयोग बनाया जाता है जिसको हम फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जानते हैं और जिसमें अध्यक्षता करते हैं फजल अली और उसके 2 अन्य सदस्य के एम पनिकर तथा हृदयनाथ कुंजरू होते हैं। और वो अपनी रिपोर्ट देते हैं और उसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया जाता है, यानी राज्यों का दोबारा से पुनर्गठन किया जाता है। और इससे पहले राज्य किस प्रकार के थे वो भी हम देखेंगे, यानी यहाँ राज्यों का पुनर्गठन करने की बात हो रही है। तो जब राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा है तो इससे पहले भी कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था होगी, तभी हम यहाँ राज्यों के पुनर्गठन की बात कर रहे हैं। तो संविधान में इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत संविधान में 7वां संशोधन किया गया और मूल संविधान के राज्यों के 4 श्रेणी यथा क, ख, ग तथा घ, यानी आप देखेंगे हमारे मूल संविधान में राज्यों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया था। अब उन श्रेणियों को अलग अलग कैसे बांटा गया था, यानी जब हम पूर्व की बात करते हैं यानी वो क्षेत्र जहां पर गवर्नर का सीधा शासन होता था, ऐसे क्षेत्रों को हमने ऐसे राज्यों को हमने श्रेणी क में रखा। जहां कहीं कमिश्नर वाला आयुक्त वाला शासन होता था उनको हमने अलग श्रेणी में रखा, और जहां देशी रियासतों का शासन था उनको हमने अलग श्रेणी में रखा। और जहां आप देखेंगे कि कुछ बिल्कुल अलग जो अलग थलग थे जैसे अंडमान निकोबार, उनको हमने श्रेणी घ में रखा, यानी वो हमने शासन व्यवस्था के हिसाब से कहाँ किसका शासन था, हमने राज्यों को अलग अलग श्रेणियों में क्या था मूल संविधान में बांटा हुआ था। यानी जिस प्रकार की व्यवस्था को हम आज देख पा रहे हैं इस प्रकार की व्यवस्था राज्यों की नहीं थी, बल्कि राज्यों को श्रेणी के हिसाब से
बांटा गया था, और वो श्रेणी कै खे गे घे के रूप में हमें देखने को मिलती है। और वो श्रेणी किस आधार पर बांटी गई थी, यानी पूर्व में स्थापित शासन व्यवस्था के अनुसार, यानी उन श्रेणियों को हमने बांटा हुआ था वो किस आधार पर कि जिन प्रांतों में गवर्नर का सीधा शासन होता था, या फिर देशी रियासतों का शासन होता था, या फिर वहां आयुक्तों का शासन होता था, या फिर वो अलग प्रकार के जैसे कि अंडमान निकोबार, इस प्रकार से क्षेत्रों के हिसाब से हमने राज्यों को अलग अलग श्रेणियों में रखा हुआ था। लेकिन संविधान का 7वां संशोधन इन सभी श्रेणियों को समाप्त करता है, इन सभी श्रेणियों को समाप्त किया जाता है और 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा और एक नए संविधान संशोधन किया जाता है, संविधान में एक संशोधन किया जाता है जिसको हम 7वां संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। और उस संशोधन में राज्यों को जो श्रेणियों में बांटा गया था उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है और 14 नए राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। और 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा पांडिचेरी को भारत का केंद्र शासित राज्य बनाया जाता है। 14वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा पांडिचेरी को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं उस फजल अली आयोग की, तो जिसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया जाता है, तो उनकी रिपोर्ट के आधार पर 16 राज्यों को बनाया जाना था और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया जाना था। लेकिन उस पर चर्चा होती है और बाद में कहीं ना कहीं फाइनली आप देखेंगे कि 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। लेकिन यानी आप कहेंगे कि जो रिपोर्ट आयोग के द्वारा रखी जाती है उस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा नहीं होता है, उस पर डिस्कस किया जाता है और अंततः 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया जाता है। और फिर पांडिचेरी को भारत का केंद्र शासित प्रदेश 1962 में बनाया जाता है। 14वें संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में पांडिचेरी को भारत का केंद्र शासित राज्य बनाया जाता है और 1960 में 15वें राज्य के रूप में 14 पहले से थे और 1960 में 15वें राज्य के रूप में गुजरात का गठन बंबई राज्य से गुजराती भाषी क्षेत्रों को पृथक कर किया जाता है। 1960 में 15वें राज्य के रूप में गुजरात का गठन किया जाता है और चूंकि पहले से महाराष्ट्र में यानी बंबई राज्य से गुजराती भाषियों को अलग किया जाता है। और आज भी आप एक विरोध देखेंगे कि मराठी भाषियों के बीच और अलग राज्य के लोगों की भाषाओं के विवाद आज भी आपको देखने को मिलते हैं। यानी यहाँ से गुजराती भाषा बोलने वाले क्षेत्र को पृथक किया जाता है उस बंबई राज्य से, उस समय के बंबई राज्य से अलग किया जाता है। और 1963 में असम से अलग कर नागालैंड को भारत का 16वां राज्य बनाया जाता है। असम से अलग कर नागालैंड को 16वें राज्य के रूप में बनाया जाता है और 1969 में असम को पुनः विभाजित कर मेघालय उपराज्य बनाया जाता है। यानी असम से नागालैंड, पहले नागालैंड और फिर 1969 में मेघालय को उपराज्य बनाया जाता है और 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा के साथ राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा के साथ इनको राज्य का दर्जा प्राप्त दिया जाता है। 1966 में पंजाब से हिंदी भाषियों को अलग कर हरियाणा राज्य बनाया जाता है तथा चंडीगढ़ को संघ शासित क्षेत्र बना दिया जाता है। अब हम अलग अलग राज्यों के गठन को
क्यों देख रहे हैं? आपसे एग्जाम में बहुत बार कि कौन सा राज्य कब बना या फिर किस राज्य से कौन सा राज्य का गठन हुआ है, यानी किस राज्य से अलग करके दूसरे राज्य को बनाया गया है, ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो इसी क्रम में आप देखेंगे कि कैसे असम से नागालैंड मेघालय को बनाया गया, और फिर आप देखेंगे कि 1966 में पंजाब से हिंदी भाषियों को अलग कर हरियाणा तथा चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र को बनाया जाता है, और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में प्रदान किया गया था। 1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं कि भारत के सह राज्य का दर्जा दिया जाता है, और फिर 36वें संविधान संशोधन में उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। 1987 में मिजोरम, जो कि 23वां तथा अरुणाचल 24वां को पूर्ण राज्य बनाया गया, और 56वें संविधान संशोधन 1987 द्वारा गोवा को 25वां राज्य बना दिया जाता है। और फिर हम देखेंगे कि कैसे मध्य प्रदेश से पृथक कर छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य, और उत्तर प्रदेश से पृथक कर उत्तराखंड को 27वां राज्य, तथा बिहार से अलग कर झारखंड को 28वां राज्य क्रम से 1, 9 और 15, और सन 2000 में कैसे एक साथ एक महीने में 1, 9 और 15 तारीख को सन 2000 को 3 अलग अलग राज्यों से, जिसमें मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड को बनाया जाता है, और ये संख्या राज्यों की बढ़कर 28 हो जाती है। ये संख्या राज्यों की बढ़कर 28 हो जाती है। और फिर जो कि हमने अभी देखा कि आंध्र प्रदेश से पृथक कर तेलंगाना को, आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना को 29वें राज्य का दर्जा 2 जून 2014 को दिया जाता है। 29वें राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश से कुछ क्षेत्र अलग करके तेलंगाना के रूप में एक नए राज्य को 2 जून 2014 को बनाया जाता है। और फिर देखेंगे कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, यानी जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन किया जाता है, और इसके तहत 31 अक्टूबर 2019 को दो नए केंद्र शासित प्रदेश प्रवर्तन में आते हैं, जिसमें एक जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। 26 जनवरी 2020 को दमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली, यानी आप देखेंगे कि अब यहाँ तक 29 राज्य बन चुके थे, यहाँ तक 29 राज्य बन चुके थे, और फिर कश्मीर का पुनर्गठन किया जाता है, और जम्मू और कश्मीर को बांट करके जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, यानी एक राज्य कम हो जाता है। तो राज्य यहाँ आप देखेंगे 28 हो जाते हैं, और यहाँ आप देखेंगे कि 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि बाद में दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली को संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। दमन और दीव और दादरा नगर और हवेली को संयुक्त रूप से एक संघ शासित प्रदेश बनाया जाता है, यानी 2 को जोड़ करके एक बना दिया जाता है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया जाता है। 69वें संविधान संशोधन द्वारा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया जाता है। तो ये सब आपने अच्छे से समझा होगा। कभी कभी ये मैच करने को आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान का अब हम बात करेंगे नागरिकता की। अब हम बात करेंगे नागरिकता की। तो
अभी तक हमने देखा संविधान का भाग नंबर 1, और भाग नंबर 1 में हमने अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 को डिस्कस किया। यानी संविधान का भाग नंबर 1 अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक, जो कि हमें संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है कि कैसे हमारी संसद को शक्ति दी गई है वो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना या फिर नए राज्यों का निर्माण या फिर कहे कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या उनके नामों में परिवर्तन या उनके क्षेत्र को घटाने और बढ़ाने का काम हमारी संसद कानून बना करके कर सकती है। और फिर हमने देखा कि कैसे भारत में भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग उठती है, और फिर आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को पहली बार एक भाषा के आधार पर एक नए राज्य का गठन होता है, और फिर एक 3 सदस्यीय आयोग बनाया जाता है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया जाता है, और फिर 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेशों को बनाया जाता है। तो ये सब हमने देखा कि कैसे, और फिर हमने देखा कि कैसे बाकी राज्यों का गठन, जैसे बंबई से गुजरात या फिर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड या फिर बिहार से झारखंड या फिर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना या फिर जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन की बात हो तो इस प्रकार से कौन राज्य कब बना, या फिर पांडिचेरी के मिलाने की बात हो, या फिर हमने पहले सिक्किम को देखा या हमने गोवा को देखा, यानी कैसे हमारे देश में एक समय के साथ साथ नए राज्यों का गठन होता गया है। तो हमने संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में एक एक चीजों को अच्छे से देखा। तो अब आपको वो 2 आयोग और वो एक 3 सदस्यीय कमेटी जो कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा बनाई गई थी, यानी आपको ये आयोग भी याद रखने हैं। वो कौन से आयोग? एस.के. धर आयोग, जो कि राज्यों के भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए बनाया गया था। और फिर वो फजल अली आयोग या फिर कहे राज्य भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए फजल अली आयोग, और फिर वो 3 सदस्यीय समिति जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और बाकी सदस्य पी सीतारमैया और वल्लभ भाई पटेल थे। वो आपको याद रखना है। कभी कभी आपसे पूछता है, आयोग का नाम देता है, लाइक एस.के. धर आयोग किससे संबंधित है, और फिर वो आपको सामने ऑप्शन देता है और मैच करने को कहता है। और ये ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आपको वो आयोग याद रखने हैं। और ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि कौन सा राज्य की स्थापना कब हुई, या फिर कौन सा राज्य किस राज्य क्षेत्र से अलग करके बनाया गया है। तो आपको ये सब, या फिर आपसे वो उनके स्थापना वर्ष के अनुसार उनको आरोही या अवरोही क्रम में लगाने को बोलता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में क्वेश्चंस का पैटर्न कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यानी ये जो टॉपिक है संघ और राज्य क्षेत्र यानी संविधान का भाग 1, यहां से क्वेश्चन आपको कुछ इसी तरीके के देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं भारतीय संविधान यानी भारतीय संविधान के भाग 2 की, यानी नागरिकता की। यानी कौन भारत का नागरिक होगा, किस आधार पर होगा, किसको हम भारत का नागरिक कहेंगे। तो जब हम अपने संविधान का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे संविधान का भाग नंबर 2, एक हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, और एक को हमें याद रखना है कि संघ और राज्य क्षेत्र, यानी संघ और राज्य क्षेत्र कैसे बने हैं और वो किस प्रकार संसद को क्या शक्तियां दी गई है, कैसे नए राज्य बन सकते हैं, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। और अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं संविधान का भाग 2, जो कि नागरिकता से संबंधित है। तो हमारा संविधान नागरिकता को लेकर के क्या कहता है वो हम यहां अध्ययन करेंगे। और आर्टिकल 4 के बाद हमारे संविधान में कौन से उपबंध दिए गए हैं वो भी हम यहीं पर क्या है देखेंगे। तो भारतीय संविधान का भाग 2,
अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 तक, यानी ये आपको यहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 5 से 11 तक, यानी हमारे संविधान के 2 भाग अनुच्छेद 11 तक ही समाप्त हो जाते हैं, और जिसमें पहला भाग संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 और दूसरा भाग अनुच्छेद 5 से 11 जो कि नागरिकता से संबंधित है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। यानी भाग अनुच्छेद 1 से 4 और 5 से 11 भाग 1 और भाग 2 कुछ इस प्रकार से हैं। तो भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, और इसको जब हमने संविधान की विशेषताओं को समझा तब हमने देखा कि कैसे भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है, लेकिन हमने ब्रिटेन के समान राजशाही या फिर अलिखित संविधान को नहीं अपनाया है। हमने ब्रिटेन के समान उस अलिखित संविधान या राजशाही को नहीं अपनाया है। हमने लोकतंत्र को और लिखित संविधान को अपनाया है, और हमने उस लोकतंत्र को, उस डेमोक्रेसी को, उस लिखित संविधान को अमेरिका के जैसे अपनाया है। लेकिन जब बात नागरिकता की करते हैं तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता यानी व्यक्ति 2 प्रकार की नागरिकता लिए हुए रहता है, जिसमें पहली नागरिकता उस देश की होती है और दूसरी नागरिकता वहां का व्यक्ति राज्य का भी नागरिक होता है। लेकिन भारत ने उस प्रकार की नागरिकता को एडॉप्ट नहीं किया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है, जो कि ब्रिटेन के समान यानी ब्रिटेन के संविधान से हमने इसको लिया है। तो आपको याद रखना है कि हमारे संविधान में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो ब्रिटेन के समान हमारे यहाँ भी एकल नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन हमने अमेरिका में जो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है उसको एडॉप्ट नहीं किया है। तो संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने संविधान के भाग 1 में देखा कि नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना और नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं में घटना बढ़ना, वो सब शक्ति संसद को दी गई है। ठीक इसी प्रकार से जब हम बात नागरिकता की करते हैं, सिटीजनशिप की करते हैं, तो वहां भी अधिकार हमारी संसद को दिया गया है। यानी नागरिकता के बारे में जो विधियां बनाएगी वो कौन बनाएगी? वो हमारी देश की पार्लियामेंट बनाएगी, संसद बनाएगी। और ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये वैसे ही सेट हो जाना चाहिए कि जब एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी भारत में एक नागरिकता का, यानी भारत की नागरिकता, यानी व्यक्ति किसका नागरिक होगा? भारत का नागरिक होगा। तो अधिकार भी नागरिकता को बनाने के अधिकार भी, नागरिकता को समाप्त करने के अधिकार भी, यानी नागरिकता से संबंधित विधियां बनाने के जो भी अधिकार होंगे वो संघ के पास ही होने चाहिए। तो ऐसी ही व्यवस्था आपको संविधान में देखने को मिलती भी है कि हमारी संसद को ही क्या है, नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है, जिसके तहत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। इसी के तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। और इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। यानी जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया, उसमें बताया गया कि किस प्रकार भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। और हम इनको थोड़ा सा फास्ट समझेंगे क्योंकि हम ये अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम देखेंगे कि पहला वो प्रकार है कि जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता ली जा सकती है। यानी कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो तो भारत का नागरिक
होगा, भारत का नागरिक होगा। यानी वो व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो, उसका वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसके अपवाद भी है कि भारत में जो राजन्यायिक है, यानी दूसरे देशों के जो एम्बेसी में जो लोग व्यक्ति होते हैं, उनके जो बच्चे जन्मेंगे वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। और कुछ भारतीय भूभाग जो शत्रु के अधीन है, जहां पर शत्रु का वर्चस्व है, वहां पर रह रहे लोग भी भारत के नागरिक नहीं होंगे। आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जन्मे तो भारत में ही हैं, लेकिन वो व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं होंगे। हमारे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है कि भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, और पहला प्रकार है कि जन्म। और जन्म के बारे में क्या कहा हमारे संविधान में क्या लिखा गया है या क्या कहा गया है कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, भारत का नागरिक होगा। लेकिन ऐसे दो व्यक्ति या फिर कहे ऐसे दो क्षेत्र हैं, या फिर कहे कि ऐसे दो एरिया हैं कि एक तो वो जो भारत में दूसरे देशों के राजन्यायिक है, भारत में रह रहे हैं, उनके बच्चे भी भारत में ही जन्म लेते हैं, लेकिन वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। एक तो ये अपवाद है कि वो जन्म भारत में ही लेते हैं, लेकिन वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। और दूसरा कि भारत का कुछ ऐसा भूभाग जो शत्रु के अधीन है, यानी शत्रु ने छीन लिया है या शत्रु के पास पहले से है, लेकिन वो क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, तो वहां जन्मे नागरिक भी भारत के नागरिक नहीं होंगे, वहां जन्मे लोग भी भारत के नागरिक नहीं होंगे। और नागरिकता संबंधी इस प्रावधान को और कठोर बनाने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 पारित किया गया। चूंकि इस कंडीशन का बहुत अधिक स्तर पर इसका गलत तरीके से प्रयोग किया गया और भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ बढ़ी, तो फिर इसमें भी संशोधन किया जाता है। और फिर कहा जाता है कि जन्म से नागरिकता के लिए व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता में से भी किसी एक का भारत का नागरिक होना अब आवश्यक है। यानी जब भारत में व्यक्ति का जन्म होगा, तो उसके माँ या बाप में से भी किसी एक का जन्म होना भारत में क्या है, जरूरी है। आप देखेंगे अब दूसरा आधार कि हमने देखा कि कैसे 5 प्रकार से जो भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, उसमें पहला भाग है जन्म। अब देखेंगे वंश परंपरा के अनुसार, यानी उनके वंशज कहीं ना कहीं भारत के नागरिक रहे हो। तो आप देखेंगे कि भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। यानी 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। आप देखेंगे कि जन्म बेशक चाहे उसका किसी अन्य देश में हो, लेकिन उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई अगर भारत का नागरिक है, तो उस बच्चे को वंश परंपरा के अनुसार भारत की नागरिकता दी जा सकती है। वो भारत का नागरिक होगा, स्वतः ही भारत का नागरिक होगा। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। यानी 1992 में दोबारा संशोधन किया जाता है और कहा जाता है कि माँ का भारतीय होना जरूरी है। यानी जब बच्चा जन्म लेगा तो उसकी माँ की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का जो प्रावधान है वो 1992 में हमारे संविधान में जोड़ा गया। यानी पहले कहा गया कि माता या पिता में से जब बच्चे का जन्म हो, बच्चा चाहे क्यों ना
वो बाहर कहीं दूसरे देश में पैदा हुआ हो, लेकिन उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तो बच्चा स्वतः ही भारत का नागरिक हो जाएगा। लेकिन बाद में इसमें अमेंडमेंट होता है, 1992 में कहा जाता है कि उसके जन्म के समय उसकी माता का नागरिक, भारतीय नागरिक होना जरूरी है, नहीं तो उसको भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। और 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। पहले कहा जाता है कि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, बच्चा चाहे कहीं भी जन्मा हो, तो उसको हम वंश के आधार पर भारत का नागरिक होगा। फिर कहा गया 1992 में कि उसके माता का भारतीय नागरिक होना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको भारतीय नागरिक का दर्जा देंगे। और फिर वंश परंपरा के अनुसार भारत का नागरिक नहीं हो सकता। 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति वंश परंपरा के अनुसार भारत का नागरिक नहीं हो सकता। तो फिर ऐसा क्यों हो सकता है कि उसके फादर या मदर इंडिया से हो और वो चाहते हो कि हमारा बच्चा भी इंडियन हो, वो चाहते हैं, उनको भारत से प्यार है कि क्यों ना हमारा बच्चा इंडियन कहलाए, भारतीय कहलाए। तो फिर उनके लिए क्या प्रावधान हो। अब मान के चलिए किसी के मम्मी, माता और पिता या मदर और फादर आउट ऑफ कंट्री यानी इंडिया से कहीं बाहर रहते हैं, उनको कोई बच्चा होता है और वो दोनों ही इंडियन हैं, तो फिर उनके बच्चों को क्यों ना भारतीय नागरिकता मिले। ऐसा क्या है कि उनको भारतीय नागरिकता क्यों नहीं दी जाती है। तो इसके लिए भी प्रावधान किया गया है कि वो बच्चे के जन्म के समय 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया और केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि में पंजीकरण न हुआ हो, यानी उनको 1 वर्ष के भीतर जिस देश में वो रह रहे हैं वहां के वाणिज्य दूतावास में जाएंगे और उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, या फिर भारतीय सरकार को वो बताएंगे कि हमने एक बच्चे को जन्म दिया है और हम उसको भारत की नागरिकता दिलाना चाहते हैं। तो ये 2 आधारों पर उस बच्चे को, जो बच्चा बाहर जन्मेगा, अगर उसका रजिस्ट्रेशन हम 1 वर्ष के अंदर वाणिज्य दूतावास में नहीं कराते हैं, भारतीय सरकार को नहीं बताते हैं, तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। यानी 1 वर्ष के अंदर वाणिज्य दूतावास में रजिस्ट्रेशन करा करके और भारत सरकार की सहमति से इस अवधि में हम अपने बच्चे को भारतीय नागरिकता, जो बच्चा भारत से बाहर जन्मा है उसको भारतीय नागरिकता दिला सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि भारत से बाहर जन्मा कोई बच्चा भारत का नागरिक नहीं हो सकता। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में, उस देश में जहां बच्चे ने जन्म लिया है वहां के भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में आपको जा करके कराना है। अब तीसरा आता है रजिस्ट्रेशन से भारतीय नागरिकता को प्राप्त करना। भारत में जन्मा कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन वह भारत के बाहर किसी अन्य देश में रह रहा हो, रजिस्ट्रेशन के द्वारा कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन वह भारत के बाहर किसी अन्य देश में रह रहा हो, भारतीय मूल का व्यक्ति, जो व्यक्ति भारत के बाहर किसी देश में रह रहा हो और पंजीकरण से पहले कम से कम 7 वर्ष भारत में निवास किया हो। भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में रह रहा हो और कम से कम 7 वर्ष भारत में निवास किया हो, उसको पंजीकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। और भारतीय नागरिक से विवाह करने वाली विदेशी महिला व्यक्ति, ऐसा विदेशी व्यक्ति जिसने किसी भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वो कम से कम 7 वर्ष भारत में निवास किया हो, उस आधार पर वो रजिस्ट्रेशन भारतीय नागरिकता के लिए कर सकता है कि कम से कम वो 7 वर्ष भारत में रहा हो और उसने भारतीय व्यक्ति से विवाह किया हो। और भारतीय मूल का व्यक्ति जो अब कहीं बाहर रह रहा हो लेकिन कम से कम 7 वर्ष भारत में रहा हो,
वो बाई रजिस्ट्रेशन भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और भारतीय नागरिकों के आवश्यक यानी माइनर बच्चे, भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और भारत सरकार की सेवा करने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार की सेवा में हो या राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक हो और भारत में रहे हो, वो भी व्यक्ति भारत की नागरिकता बाय रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनके माता या पिता भारतीय नागरिक हैं, वो भी बाय रजिस्ट्रेशन भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यदि माता या पिता भारतीय नागरिक है तो उनका बच्चा पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार जन्म से, वंश परंपरा से, और फिर हमने देखा कि कैसे बाय रजिस्ट्रेशन भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और अब देखेंगे देशीयकरण से। देशीयकरण से यानी इसको हम प्राकृतिक तरीके से भी कह सकते हैं। आप देखेंगे कि कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क हो तथा अपने देश की नागरिकता का परित्याग करके भारत सरकार को इसकी सूचना दे दिया हो और भारतीय नागरिकता के आवेदन पूर्व कम से कम 1 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो। यानी कोई भी विदेशी व्यक्ति जो पिछले 1 वर्ष से अपने देश की नागरिकता को त्याग करके पिछले 1 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो, पिछले 1 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो और उसने अपने देश की नागरिकता त्याग दी हो और इसके साथ साथ 1 वर्ष से पूर्व भी कुल मिलाकर कम से कम 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। यानी आप देखेंगे कि यहाँ 2 कंडीशन है कि एक लास्ट 1 ईयर कंटिन्यू, पिछले 1 साल में वो कंटिन्यू भारत में रहा हो और इससे ठीक पहले कम से कम कुल मिलाकर के, यानी वो कभी आया कभी चला गया, लेकिन कम से कम 7 वर्ष भारत में रह रहा हो, पिछले 1 वर्ष में लगातार और उससे पहले 7 वर्ष कम से कम भारत में रह रहा हो ऐसे व्यक्ति को, और इसके साथ साथ वह अपने देश की नागरिकता को त्याग दे, तो तब वह व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है। और किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, वह भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत का नागरिक बन सकता है। वह प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारत का नागरिक बन सकता है। तो आप देशीयकरण को इस प्रकार से समझेंगे कि जब कोई बाहरी व्यक्ति अपने देश की नागरिकता को त्याग दे और पिछले 1 वर्ष से कंटिन्यूअस भारत में रह रहा हो और उस 1 वर्ष से पहले वह कुल मिलाकर के, यानी कभी आया कभी गया, लेकिन उसके रहने की जो अवधि है वो लगभग 7 वर्ष कम से कम 7 वर्ष होनी चाहिए, तभी वह भारत की नागरिकता प्रमाण पत्र के द्वारा प्राप्त कर सकता है। तो उसको इसी के साथ साथ उसको किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान भी हो। और अब देखेंगे कि जो हमने देखा था भूमि के अर्जन द्वारा, यानी जब भारत सरकार कोई दूसरी भूमि अर्जित करती है तो उसमें रह रहे लोग, जो भूमि अर्जित की जाएगी वहां पर रह रहे लोग, जब वो भूमि भारत में मिलाई जाएगी तो उस भूमि पर रह रहे लोग भी भारत के नागरिक हो जाएंगे। यदि भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में उसका विलय किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। यानी भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को जब अर्जित किया जाता है तो उस क्षेत्र में रह रहे लोग स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाते हैं। तो आपने देखा कि कैसे जन्म के आधार पर जन्म के आधार पर वंश परंपरा के आधार पर, और फिर आपने देखा कि कैसे
पंजीकरण के आधार पर, और फिर देखा कि कैसे देशीकरण के आधार पर, और फिर आपने देखा कि भूमि के अर्जन द्वारा, भूमि के अर्जन द्वारा, यानी जब भारत सरकार द्वारा कोई भूमि अर्जित की जाती है तो उस भूभाग पर रह रहे लोग भी भारत के नागरिक हो जाते हैं। तो कैसे जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1956 है वो क्या बताता है कि 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो बात हुई भारत की नागरिकता को प्राप्त करने की, कि किन आधारों पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो हमने देखा कि जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर, या पंजीकरण के आधार पर, या देशीकरण के द्वारा, या फिर भूमि के अर्जन द्वारा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। लेकिन ये आप समझ गए होंगे और ये विचार आपके मन में अवश्य ही आ जाना चाहिए कि जब भारत की नागरिकता को प्राप्त करने की बात होती है तो भारत की नागरिकता कहीं ना कहीं समाप्त भी की जा सकती होगी, और वो समाप्त भारत की नागरिकता, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता किस आधार पर समाप्त की जा सकती है, अब हमें एक बार वो भी देख लेना चाहिए। यानी हमने ये तो देखा कि कैसे कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर, या फिर पंजीकरण के आधार पर, या फिर देशीकरण के आधार पर, या फिर भूमि अर्जन के द्वारा प्राप्त कर सकता है। तो जब हम नागरिकता को प्राप्त करने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ वो भी चीजें हमारे संविधान में होगी कि कैसे किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि नागरिकता का अंत, यानी किसी व्यक्ति की नागरिकता, एबोलिशन ऑफ सिटीजनशिप, किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे समाप्त की जा सकती है। पहला, नागरिकता का परित्याग करने पर, यानी किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है कि वो अपनी नागरिकता को ही त्याग दे। कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता को ही त्याग दे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ देता है तो इसे नागरिकता का परित्याग कहते हैं। इन कोई व्यक्ति खुद ही अपनी नागरिकता को छोड़ दे तो उसकी नागरिकता को समाप्त, भारतीय नागरिकता को समाप्त माना जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि यह केवल वयस्क 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति कर सकता है। यह केवल यानी वयस्क आदमी, एडल्ट आदमी ही कर सकता है कि वो स्वेच्छा से अपनी भारतीय नागरिकता को त्याग दे। उसके किसी व्यक्ति के माइनर बच्चे यानी 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब माता पिता नागरिकता छोड़ते हैं तो उनके बच्चे की नागरिकता भी समाप्त हो सकती है। जब किसी बच्चे के माता पिता भारत की नागरिकता को छोड़ देते हैं और उनके बच्चे 18 वर्ष से अधिक नहीं हैं, यहाँ ये आपको देखना है कि बच्चा 18 वर्ष से कम हो और उसके माता पिता भारत की नागरिकता का परित्याग कर दे तो उसके बच्चे की नागरिकता भी समाप्त हो सकती है। बच्चा 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर पुनः भारतीय नागरिकता लेने का विकल्प चुन सकता है। यानी अगर बच्चा 18 वर्ष से कम है और माता पिता भारत की नागरिकता को छोड़ देते हैं तो उस व्यक्ति की नागरिकता भारतीय नागरिकता नहीं रहेगी, लेकिन जैसे ही वो 18 वर्ष का होगा तो वो नागरिकता चुनने का विकल्प उसके पास रहता है, यानी वो पुनः भारतीय नागरिकता लेने का विकल्प चुन सकता है। अब आप ये तो हुई कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से ही भारत की नागरिकता को त्याग दे, लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति यदि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भी किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है।
तो आप देखेंगे कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। एक तो व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता ही त्याग दे तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। अगर उसका मन है कि मैं भारत का नागरिक होना नहीं चाहता, मैं अपनी भारतीय नागरिकता को त्यागना चाहता हूं, तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। और एक दूसरा है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता को स्थान नहीं देता है, चाहे वो बात भारत के अंदर की हो, चाहे वो बात भारत के बाहर की हो। लेकिन भारत का संविधान एकल नागरिकता की बात करता है। तो भारत का संविधान कहता है कि व्यक्ति एक जगह की ही नागरिकता रखेगा। यदि वो व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है, उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यानी कोई व्यक्ति जब दूसरे देश की नागरिकता लेगा तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होते हुए अमेरिका या कनाडा की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी और भारत दोहरी नागरिकता डुअल सिटीजनशिप को मान्यता नहीं देता है। ये हुई कि स्वेच्छा से कोई व्यक्ति जब दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत उसकी नागरिकता को स्वतः ही समाप्त कर देता है। और एक व्यक्ति है कि वो इच्छा से ही अपनी नागरिकता को त्याग देता है। और एक है कि हमारी सरकार उसको नागरिकता से वंचित कर देती है उसके कुछ कार्यों के द्वारा, उसके किए गए कुछ गलत कार्यों के द्वारा भारतीय सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है। तो नागरिकता से वंचित करना, कभी कभी भारत सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है, कभी कभी भारत सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है। यह अधिकार सरकार को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत मिला हुआ है। सरकार निम्न परिस्थितियों में से किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर सकती है। सरकार निम्न परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, यानी कोई व्यक्ति उस व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होता है, यानी उस संविधान के खिलाफ खड़ा होता है जो भारत में व्यवस्था स्थापित है, उसी को मानने से मना कर देता है, तो फिर उसको भारत का नागरिक होने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। तो भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त या छीनी जा सकती है। यदि कोई नागरिक भारत के संविधान या राष्ट्र के प्रति अविश्वास या विद्रोह दिखाता है तो उसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। और फिर आप देखेंगे कि युद्ध के समय शत्रु की सहायता करने पर यदि कोई व्यक्ति युद्ध काल में दुश्मन देश की मदद करता है, एक तो आप देखेंगे कि संविधान में अनिष्ठा दिखाने पर और एक युद्ध के समय शत्रु की सहायता करने पर, यानी अपने देश के खिलाफ ही जो खड़ा हो जाए उसको नागरिकता से वंचित कर देना, मैं कहता हूं कि कोई सरकार के लिए गलत कार्य नहीं है। जो अपने ही देश के खिलाफ खड़ा हो जाए उसकी नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए। और ऐसा ही कहता है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, यानी जो व्यवस्था हमने बनाई है, यानी जिस व्यवस्था के अधीन सब लोग रह रहे हैं, सब प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल रही है, एक व्यवस्था जो भारत के अंदर है, यदि कोई व्यक्ति उसी के प्रति अनिष्ठा दिखाता है, उसमें व्यक्ति की निष्ठा नहीं है, तो उस व्यक्ति की नागरिकता ली जा सकती है, उसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। इसी प्रकार युद्ध के समय किसी दुश्मन देश की सहायता करना, यानी शत्रु देश की सहायता करने के साथ भी उस व्यक्ति की उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। और गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर, यदि कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि गलत डॉक्यूमेंट दस्तावेज दे करके भारत की नागरिकता ले लेता है, गलत तरीके से भारत की नागरिकता को ले लेता है, तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता भी समाप्त
की जा सकती है यदि किसी व्यक्ति ने झूठे दस्तावेज या गलत जानकारी देकर नागरिकता प्राप्त की हो। ऐसे स्थिति में भी उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। यानी पंजीकरण या देशीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के बाद अपराध करने पर, यानी बाय रजिस्ट्रेशन या फिर देशीकरण से, जो कि अभी हमने देखा कि कैसे कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है। तो आप देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति पंजीकरण या देशीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन वह अपराध करता है, तो ऐसे अपराध करने के आधार पर उसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो यदि किसी व्यक्ति ने पंजीकरण या देशीकरण के द्वारा नागरिकता ली हो और 5 वर्षों के भीतर किसी अन्य देश में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिल जाए, किसी अन्य देश में उसी व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिल जाए, तो उस व्यक्ति की नागरिकता भारत सरकार वापस ले सकती है, यानी उसको नागरिकता से वंचित कर सकती है। विदेशी से विवाह करने पर, यदि कोई व्यक्ति भारतीय महिला विदेशी पुरुष से विवाह करके उस देश की नागरिकता ले लेती है, यदि कोई भारतीय महिला किसी दूसरे देश के व्यक्ति के साथ विवाह करके उस देश की नागरिकता ग्रहण कर उस देश की नागरिकता ले लेती है, तो उसको भी भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। यानी कोई महिला जब किसी दूसरे देश के व्यक्ति से विवाह कर लेती है, पुरुष से विवाह कर लेती है और उस देश की नागरिकता ले लेती है या नहीं भी लेती है, लेकिन विदेशी व्यक्ति से शादी कर लेती है, तो उस देश की नागरिकता ले लेती है, तो उसको भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर, यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष तक भारत के बाहर रहता है और भारत सरकार को इसकी सूचना नहीं देता है, कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक भारत में रहता है और इसकी सूचना भी भारत सरकार को नहीं देता है, तो ऐसे में भी उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे संविधान में नागरिकता संबंधित जो उपबंध दिए गए हैं, यानी जो हमने देखा कि संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित उपबंध किए गए हैं। तो वो कौन से उपबंध है, यानी नागरिकता को लेकर के क्या कहा गया है, अब हम वो देखेंगे। अभी तक हमने देखा कि जो हमारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, वो नागरिकता लेने के संबंध में और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में क्या कहता है, यानी भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है और कैसे किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, यानी उसकी नागरिकता को कैसे खत्म किया जा सकता है या समाप्त की जा सकती है, या फिर वो नागरिकता कैसे ली जा सकती है। तो अब हम चूंकि हम एक एक करके ये डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे कि अनुच्छेद 5 से 11 तक, यानी अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यहां नागरिकता के बारे में क्या कहा गया है, यानी हमारा संविधान नागरिकता में को लेकर हमारे संविधान के जो अनुच्छेद है वो क्या कहते हैं। तो हम ये सब डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हमारे संविधान के जो अनुच्छेद हैं, यानी हमारे संविधान में नागरिकता को लेकर जो उपबंध किए गए हैं वो क्या है। अभी तक हमने जो नागरिकता के बारे में देखा वो है कि नागरिकता को लेकर के हमारा संविधान का भाग नंबर 2 है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है। लेकिन अभी हमने मोटा मोटी उन चीजों को देखा कि हमारे संविधान में किस प्रकार एकल नागरिकता को लिया गया है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है, और कैसे हमने अमेरिका जैसी दोहरी नागरिकता को नहीं अपनाया है, और कैसे हमारे संसद को नागरिकता से संबंधित विषयों पर
विधियां बनाने की शक्ति दी गई है। और उसी आधार पर फिर हमने देखा कि कैसे 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम लाया जाता है और वो अधिनियम नागरिकता को लेने के विषय में क्या उपबंध यानी वो अधिनियम नागरिकता कैसे ली जाएगी उसके बारे में बताता है, और किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे समाप्त की जा सकती है उसके बारे में भी वो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बताता है। तो हमने ये दोनों ही चीज कि 5 आधारों पर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है, और उनमें हमने देखा कि कैसे जन्म, पंजीकरण, देशीकरण या फिर भूमि अर्जन के द्वारा या फिर पंजीकरण के द्वारा उन 5 आधारों पर भारत की नागरिकता ली जा सकती है, और कैसे किसी व्यक्ति की नागरिकता वंचित की जा सकती है, यानी वो त्याग दे या फिर वो किसी दूसरे देश से की नागरिकता प्राप्त कर ले या फिर वो किसी शत्रु देश का साथ दे या फिर वो किसी विदेशी महिला, कोई विदेशी महिला किसी दूसरे देश से व्यक्ति से शादी कर ले, विवाह कर ले और फिर वहां की नागरिकता वो प्राप्त कर ले। इसी प्रकार से हमने उन कुछ बिंदुओं पर चर्चा की। तो कल हम देखेंगे कि अनुच्छेद 5 से 11 संविधान में नागरिकता को लेकर क्या उपबंध किए गए हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 पर कल हम चर्चा करेंगे, और अब हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी, डेली हमारी क्लास रहेगी। तो अब हम फास्ट तरीके से बहुत तेजी से अपनी इस पॉलिटी को खत्म करने की कोशिश करेंगे, यानी पॉलिटी का जो सिलेबस है यानी राज व्यवस्था का जो सिलेबस है उसको खत्म करने की जल्दी से कोशिश करेंगे। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।